So, good morning, everyone. So, this is the part 5 of our chapter number 2, which is the cell, the building block of life. पार्ट 4 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है एंड उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। So now we are starting at this point with the cell organelles. Okay, section 2.3, the cell interior, a coordinated working system. You have learned that most cells have three basic parts. हमने क्लास 7th के 9th चैप्टर में पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना कंपल्सरी होता है। डजंट मैटर बैक्टीरियल सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। A semi-fluid jelly-like substance called cytoplasm, एक जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर होता है, जो हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स समथिंग लिक्विड, प्लाज्मा। ओके, एंड ए प्रेमिनेंट न्यूक्लियाई, और एक न्यूक्लियस भी उसके अंदर होना कंपल्सरी होता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियस लाइक वेल शेप्ड का हो, रैंडम भी हो सकता है, इट कुड बी जस्ट rudimentary या primitive, but three things that should be that are must. First thing is cell membrane. Second thing is cytoplasm. Third thing is nucleus या जेनेटिक मटेरियल हम उसको बोल सकते हैं। न्यूक्लियस थोड़ा यहाँ पे राइट वर्ड नहीं रहेगा, जेनेटिक मटेरियल। नाउ दिस इज कंपल्सरी features of a cell, या basic features of a cell. Basic features of a cell. Now, in addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles. Now, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अलावा ना जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वेरियस सब सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, बट सब होता है उसका कोई छोटा पार्ट। जैसे there is a DM, district magistrate या district magistrate, then there is SDM, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पर जब भी हम यहाँ पे सब यूज करते हैं विच मीन्स ए बिट लोअर रैंक, उससे एक लोअर रैंक या प्रेजेंट बिनीथ। ओके, हम साइंस की बात करते हैं, प्रेजेंट बिनीथ, किसी के स्टेटस की हम बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन की आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, राइट, एंड एपिडर्मिस के नीचे वाले लेयर को हम सब एपिडर्मल लेयर भी बोल देते हैं। सब एपिडर्मल, जो एपिडर्मल के नीचे है, एपिडर्मिस के नीचे में जो खाल की बाहरी लेयर होती है ना, उसके नीचे जो लेयर होती है उसको सब एपिडर्मल लेयर भी बोल देते हैं ना। Along with the other substance present in it, most of which are only visible to microscope, which is the electron microscope. हम जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उससे देख पाते हैं, क्योंकि वो नैनोमीटर साइज की होती हैं। So now let us study. So this is a typical bacterial cell. This is a plant cell. This is an animal cell. हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब में कॉमन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, राइट, differences क्या हैं. Study the given diagram of bacterial cell, plant cell, animal cell. Let's see. पहले हम उसकी बात करते हैं, अपनी क्या बोलते हैं bacterial cell की. See, it has a cell wall, yes. It has some ribosomes, yes. It has nucleoid, which is a genetic material. See, it's not like well defined, it's random. There's liquid cytoplasm and appendages. हाँ, बैक्टीरियल सेल्स में appendages भी होते हैं, राइट, सब में सीलिया होती हैं टू मेक them लोकोमोशन के लिए, सॉरी, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाए ना। इट इज अवर प्लांट सेल। ओके, लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट नाउ। इट हैज अ सेल वॉल, इट डजंट हैव अ सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। वैक्यूल है पर बहुत बड़ा है, इसमें वैक्यूल होगा, छोटा देखिए हियर इट इज। सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस दोनों में है, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है वो भी दोनों में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बच्चे ये नाम है जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स वो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, साइटोप्लाज्म भी है, गोल्जी बॉडीज भी है, इसमें लाइसोसोम भी है, राइबोसोम इसमें है।
राइबोसोम इसमें भी होता है वैसे देखो, एंड इसमें भी लाइसोसोम होते हैं, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें भी। Now we have to observe the different structures present in each of them. Yes, जो हमने देख लिया. Record your observation in the table 2.2. Okay, we'll record that later. A bacterial cell lacks a well-defined nucleus. Now, highlight this. A bacterial cell lacks a well-defined nucleus and membrane-bound organelles. और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो होते हैं बेटा जिसकी खुद की एक लेयर होती है जिसमें जो उस ऑर्गेनल्स सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से. Organelles that are surrounded by their own membrane. Such cells are called prokaryotic cell. Pro means primitive, karyon means nucleus. बेटा जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं. मतलब क्या, उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है. ठीक. और दूसरे इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एटसेट्रा. अगर हम भी देखते हैं इसमें हमें कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा, कहीं पे क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा ना बैक्टीरियल सेल में. ठीक. दैट्स व्हाई इन प्रोकैरियोटिक सेल we will fill it later, okay, by on our own. Now in prokaryotic cell most cellular activities take place directly in the cytoplasm. जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं दे लाइक वेरी प्रिमिटिव सेल्स, बहुत छोटी साइज की सेल्स होती हैं. और उनमें जितने भी लाइक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं कि उनको डाइजेशन करना है, उनको रेस्पिरेशन करना है, उनको एक्सक्रीशन करना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या उनको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, वो सब सेल के अंदर ही होती हैं. इन कॉन्ट्रास्ट, इनकी बजाय the plant and animal cells have a well-defined nucleus, yes, and several membrane-bound organelles. Such cells are called eukaryotic. The U means two, karyotic means nucleus. इनमें न्यूक्लियस टू होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता. सी कितना रैंडमली स्प्रेड है ये. और यहाँ पे देखो न्यूक्लियस कितना वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस कितना वेल डिफाइंड है. More details of the characteristic of prokaryotic and eukaryotic cells is given in the table 2.2. हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी. ठीक है. Now, एक बार हम इसको फिल कर लेते हैं. Comparison of different kind of cells based on their structure. Cell membrane बेटा, cell membrane basic feature है जो हर एक सेल में होता है. Irrespective plant cell है, bacterial cell है, animal cell है. It is present in all of them. Now, cell wall. सेल वॉल थोड़ा स्पेसिफिक फीचर होता है जो बैक्टीरियल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी, बट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. साइटोप्लाज्म बेसिक फीचर है जो सब में होता है. नाउ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन, जो यूकैरियोट्स में होता है केवल, बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होता, प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में होता है. नाउ प्रिमिटिव न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, वो केवल हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं. प्लांट सेल्स यूकैरियोटिक होती है, एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक होती है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स केवल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा. So now let's start with this table 2.2, which has shown the comparison between the prokaryotic and eukaryotic cells, basically the differences between the prokaryotic and eukaryotic cells. First is the primitive nuclei. So the primitive nuclei होता है, जो पुराना nuclei होता है, जो rudimentary nuclei होता है, वो that is only present in the prokaryotic cells. In the eukaryotic cells, they have a true nuclei. Now डायमीटर ऑफ अ टिपिकल सेल, एक जो टिपिकल सेल होती है उसका डायमीटर कितना होता है. प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटी होती हैं, उनका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है. यूकैरियोटिक सेल आर लिटिल बिट लार्जर बिकॉज उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ट्रू न्यूक्लियाई होते हैं, एंड इट इज ओनली 10 to 100 माइक्रोमीटर. नाउ नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली एक ही होती हैं कि बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल कुड बी वन और मोर देन वन. Like if we have protistas has like eukaryotic cells, okay, but they're unicellular eukaryotic, and like fungi हो गया, our plant cells हो गया, animal cells हो गया, they are multicellular.
Now, membrane-bound organelles, they are absent in the prokaryotic cell, present in the eukaryotic cell. Now, membrane-bound nucleus or true nuclei, it is absent in the prokaryotic cell, but it is present in the eukaryotic cells. Now, which of the cells given in the figure 2.1 falls under the category of prokaryotic cell and the eukaryotic cells? तो जो हमने हमें सेल्स दी थी जो इमेज है ऊपर 2.10 10 उसमें कौन सी सेल प्रोकैरियोटिक है कौन सी यूकैरियोटिक है बेटा ओनली दिस bacterial cell is prokaryotic and our plant cell animal cells they are eukaryotic because they have true nuclei. Now there's also a little bit let's study about this ready to go beyond. There's a different class of organisms that are called virus, viroids, and the prions. They are acellular because means they don't have a cell. Okay, they don't have a plasma membrane. They don't have the cellular features of the cell. They don't have cytoplasm. Maybe they don't have a cell membrane. Maybe they don't have nuclei. Okay, they are only the infectious agents. वो बीमारियां कोज करते हैं वायरस से बीमारियां होती हैं वायरॉइड से बीमारियां होती हैं प्राइवन से बीमारियां होती हैं that are too small to be seen under a light microscope. मतलब सच लाइक नैनोमीटर से छोटा होता है लाइक हम उनको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते we have to use the electron microscope to see them. Viruses are composed of some genetic material with a protein code. Okay, so क्या होता है जो वायरस होता है बेटा उसमें ना साइटोप्लाज्म होती है ना सेल मेम्ब्रेन होती है क्या होता है एक प्रोटीन का कोट होता है एक प्रोटीन का कैप्सूल और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है ठीक है ये प्रोटीन कोट होता है प्रोटीन कोट इसको हम कैप्सिड बोलते हैं कैप्सिड इट्स लाइक अ कैप्सूल ओके अगर आपने टैबलेट्स ली होंगी जैसे मेडिकल जो कैप्सूल्स होते हैं ना तो उसमें अंदर कुछ सब्सटेंस भरा होता है मेडिसिन बाहर एक लेयर होती है मान लो कि वो लेयर आपकी कैप्सिड है या प्रोटीन की बनी है अंदर आपकी जो चीज है जो दवाई है दैट्स योर जेनेटिक मटेरियल नाउ देयर आर विरोइड्स वायरोइड्स कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग विरोइड्स बोलते हैं डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस बोथ आर ट्रू बोथ आर करेक्ट नाउ विरोइड्स लैक प्रोटीन कोड अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल्स विरोइड्स कुछ नहीं होते दे आर जस्ट इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए और आरएनए जो इन्फेक्शियस होता है जो बीमारियां कोज करता है इन्फेक्शियस नाउ प्राइons जो होते हैं prions they are infectious proteins infectious misfolded proteins misfolded protein एक बार देखना इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं हैव अ रिसर्च ऑन योर ओन विल गेट टू नो कि वायरस से क्या बीमारियां होती हैं विरोइड से क्या बीमारियां होती हैं एंड प्रायन से क्या बीमारियां होती हैं प्रायons आर misfolded proteins which lack genetic materials हाँ उनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता वायरसेस में दोनों होते हैं प्रोटीन भी होता है जेनेटिक मटेरियल भी होता है ओके हम इसको ऐसे लिख देते हैं चलो वायरस viroids viroids and prions I think it would be easy for you to understand there's protein there's genetic material either RNA or DNA viruses have both protein and genetic material viroids don't have protein they have genetic material prions have protein they do not have genetic material okay and they are all are acellular means they are not living but when they enter inside the host body they hijack their system and become living तो वो बीच में लाई करते हैं वो जिंदा भी होते हैं मरे हुए भी होते हैं ठीक है now let's ready to go beyond in eukaryotic cell a network of fine fibers form the cytoskeleton okay. There's a network of fine fibers that form the cytoskeleton which provides structural support maintains the cell shape and enables cell movement and its internal transport ओके जैसे सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स में जो हेल्प करती है इसकी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए यूकेरियोटिक सेल्स में कुछ फाइबर्स होते हैं जो उसका साइटोस्केलेटन बनाते हैं स्केलेटन क्या होता है बेटा ढांचा जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम है राइट हमारा जो अस्थि पिंजर है साइटो मीन्स सेल ठीक सेल का ढांचा यू कैन से स्ट्रक्चर स्केलेटन मीन्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इट इज विजिबल अंडर
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ कोर्स इट्स अ सब सेल्यूलर चीज, वो एक सेल से छोटा साइज है, हम उसको नेकेड आई या हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इट इज कैन बी ओनली सीन यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज a separate entity. Yes, cytoplasm may also store starch. देखो सेल को खाना भी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हर टाइम पे सेल खाना बनाए। कई बार ऐसा हो सकता है सेल स्टार हो गई, ऐसी कंडीशंस हैं कि आगे भूखमरी होने वाली उस इंसान उस जानवर में, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं जब सर्दियां आती हैं, जैसे वो हो गए अपनी छिपकलियां हो गई, राइट? तो उनकी सेल्स में फूड स्टोरेज होना चाहिए। यस, साइटोप्लाज्म में ऑल्सो स्टोर स्टार्च। कुछ सेल्स होती है जो स्टार्च को स्टोर करती हैं, जैसे आपकी पोटैटो सेल्स हो गई, उसमें नेचुरली स्टार्च स्टोर होता है। इन प्लांट सेल्स और इन द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट ऑफ सिलिकॉन्स इन प्लांट सेल्स। देखो कोई जरूरी नहीं कि फूड स्टोरेज हो, कुछ और भी चीजें, कुछ गुड केमिकल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए एंड अदर स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, लिपिड्स हो गए। एक एग्जांपल दे रखा है कैल्शियम ऑक्सलेट एंड सिलिका। ओके, दे आर नोन एज द सेल इंक्लूजन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सेल इंक्लूजन्स, बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इनसाइड द सेल। वो उसमें स्टोर रहते हैं सेल के इनसाइड। ओके, let's move on to this next section. We'll try to cover this till here, I guess. Now, why do eukaryotic cell needs these organelles? हाँ, जो सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो यूकैरियोट्स में ही होती हैं, बट क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनको कि इनको एक एक्स्ट्रा से चीजें उनके सेल के अंदर होनी चाहिए? देयर हैज टू बी सम रीजन, राइट? So, eukaryotic cells carry out a various life processes in different cell organelles independently at the same time. Now, there is a division of labor inside the cell as well. हमारे पास सेल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उनका सबका अलग काम होता है, सब अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। कुछ का काम होता है नेक्स्ट फूड को प्रिपेयर करना, कुछ का काम होता है डाइजेशन करना, कुछ का काम होता है एक्सक्रीशन करना, कुछ का काम होता है चीजों को मेंटेन करके रखना, कुछ का काम होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, कुछ का काम होता है चीजें यहाँ से वहां मेंटेन करके रखना, राइट? यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करना। Now, these cell membranes, these cell organelles help in building new materials. वो new material बनाते हैं, removing the waste and also providing the energy to the cell. They work together to perform all functions of a cell. सारे सेल ऑर्गेनल साथ में, दो दे वर्क इंडिपेंडेंटली बट सबका अपना अपना काम मिला के पूरी सेल को फंक्शन कराते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में चार लोग हैं, ठीक है? माँ बाप बच्चे, दो बच्चे हैं। तो पूरी फैमिली किससे बन के बनी होती है? इन चारों लोगों से, राइट? बट हर एक इंसान की खुद की आइडेंटिटी है, हर एक इंसान का खुद का अलग काम है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, there's a family that is composed of four members. There's mother, there's father, and they have two kids, okay? One is a daughter, one is a son. Now the whole family is composed of all those four people, right? मदर का अपना खुद का काम है, शी इज वर्किंग वुमन, ठीक है? वो अपना खुद हाउस चोर्स खुद कर रही है थोड़े बहुत, एंड हिज फादर इज आल्सो डूइंग अदर हाउस चोर्स, खाना बना दिया, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, like they have divided their work. And his father is also working, right? Now the daughter is studying, like she is studying for doctor, or she's studying for being a doctor. His son is studying for being a lawyer. तो सबके लिए अपनी खुद की आइडेंटिटी है, ऐसे खुद का अपना काम कर रहे हैं, but they all together constitute this whole family. So, हर एक ऑर्गेनल अलग है, हर एक ऑर्गेनल का अपना अलग काम है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, बट सब सारे काम मिला के देखते हैं पूरा किस लिए काम करे, सेल अच्छे से फंक्शन कर पाए, right? In other words, cell is like a tiny living factory with each of its part doing its specific job. जो सेल होती है इट्स लाइक अ टाइनी फैक्ट्री, और एक हर एक सेल ऑर्गेनल एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट पार्ट ऑफ फैक्ट्री है जिसका पर्टिकुलर काम है, ठीक है? Now let's explore the specialized structures that are present inside the cell. Let's explore this cell organelle. The first organelle that we have is called nucleus, which is the house of coded instructions. Okay, so nucleus is a double membrane bound organelle. Always remember this. There are like very few cell organelles. They have like double layer, two layers. Nucleus is one of them. Nucleus rounded होता है two layers, as you can see here. Double membrane bound. Okay, which has pores that allow the transfer of material between the nucleus and the cytoplasm. Huh. This is my cell. Okay,
This is my nucleus. This is the my nuclear membrane. Okay, डबल मेम्ब्रेन। इसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। वो क्या करता है, चीजों का आदान प्रदान करने में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। Okay? That's what it means. The nucleolus is the dense round body that is present in the nucleus. Now, this is the nucleus. तो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जो जहाँ पे डेंसली क्या चीजें होती हैं, वहां पे हमारा डीएनए डेंसली पैक्ड होता है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पैक्ड होती है। ओके, the nucleolus is the dense round body in the nucleus where the synthesis of ribosomal subunits take place. Yes, and along with this there is also the ribosomes जो होते हैं उनकी synthesis कहाँ होती है, बेटा nucleolus में। Then these क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा वो दो पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं। राइबोसोम्स आर आल्सो सेल ऑर्गेनेल्स जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, एक बड़ा पार्ट होता है इसका, छोटी सब यूनिट होती है, छोटा पार्ट। हाँ, तो एक्सक्यूज मी। तो हाँ, तो जो राइबोसोम होता है बेटा उसे तो लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट जो बड़ा पार्ट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है। ओके, ये दोनों न्यूक्लियस में बनते हैं, फिर न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जो पोर्स हैं, छेद हैं, उनसे बाहर आते हैं। पहले ये अलग अलग ही बनते हैं, छोटा और बड़ा, फिर बाहर में आके दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये कंबाइन बना के जो कंप्लीट राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है, असेंबली होती है, वो बाहर आके होती है। These subunits then exit the nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assembles to form a ribosome. राइबोसोम एक लार्ज सबयूनिट एक स्मॉल सबयूनिट से मिलकर बना होता है, जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नाउ nucleus contains nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when cell is about to divide. न्यूक्लियस के सेंटर में बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ना, टोटल 46 क्रोमोसोम। ऐसे रोड शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमें न्यूक्लियस में दिखती हैं और जब सेल हमारी डिवाइड होने वाली होती है। क्रोमोसोम्स contain information for the inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA. क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं बेटा, क्या होता है, आपका जो डीएनए होता है जो आपका कोड करता है कि आपके फीचर्स क्या होंगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जैसे आपकी हाइट क्या होगी, राइट, आपकी फिजिक कैसी होगी, आपके मोर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, आपका चेहरा कैसे दिखेगा, आपकी आंखें कैसे दिखेंगी, बालों का कलर, कान, एवरीथिंग, आपकी हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके दोनों पेरेंट्स से आ जाती है, मदर से एंड आपके फादर से। वो दोनों कौन कितने स्टोर होते हैं बेटा, डीएनए में। और डीएनए प्लस सम प्रोटीन्स वो सारे कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ओके, तो पहले ये थोड़ा लूजली पैक होते हैं, उसको क्रोमैटिन बोलते हैं हम। फिर ये क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं रोड शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ओके, डीएनए की फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ना। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विद स्पेसिफिक प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ओके, एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या आपकी जीन्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके बाल कैसे होंगे, आपकी आंखें कैसे होंगी, आपकी इंटेलिजेंस कितनी होगी, काइंड ऑफ डिपेंड करता है आपके जीन्स पे। थोड़ा एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है बट जीन्स पे काफी हैवीली डिपेंड करता है ना। हमने हमेशा सुना होगा वर्ड जीन, जीन राइट। जीन क्या होता है बेटा, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है बेटा, देखो हमारे पास डीएनए बहुत लंबा होता है, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, बड़ा सा लैडर जैसा। तो फिर लैडर का छोटा सा हिस्सा एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए प्रोटीन बनाता है, कोड करता है। जैसे कि तुम्हारी आइज का कलर, तो तुम्हारे डीएनए का वो हिस्सा जो अब तुम्हारी आइज का कलर निर्धारित करता है बेटा, उसको जीन बोलेंगे। तो जीन क्या होता है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, now in a non-living cell, in a non-dividing cell, sorry, in non-dividing cell, मतलब सेल भी डिवाइड नहीं हो रही, the DNA is present as a part of chromatin, जो थोड़ा लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, सेल जब ग्रो हो जाती है, पूरी मैच्योर हो जाती है ना, तो उससे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। Now, chromatin material is visible as an entangled mass of thread-like structures. Yeah, क्रोमेटिन्स आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इधर देखो इधर लूजली पैक्ड होती है यहाँ पे।
इट इज यूजली पैक, बट क्रोमेटिन जब अच्छे से पैक हो जाता है इट्स क्रोमोसोम्स। Whenever the cell is about to divide, the chromatin materials get organized into chromosomes. जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्रोमेटिन किसमें बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में। Now, some cells are specialized to perform specific functions. कुछ सेल्स होती है जो स्पेसिफिक होती हैं अपने फंक्शंस को लेके। फॉर एग्जाम्पल द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स जो हमारी ब्लड में आरबीसीज होती है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, और हम उनको ए न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, ई नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमारे जो मेच्योर ह्यूमन आरबीसीज होते हैं बेटा उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, किसी में न्यूक्लियस नहीं है तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कोई तो रीजन होता है, राइट। क्या रीजन है? द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियस प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर द हीमोग्लोबिन। देखो आरबीसी का काम क्या होता है बेटा, ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है, हमारी बॉडी में हर जगह पे ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके आना, ठीक है। एंड आर ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है, इसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना। मान लो ये मेरी सेल है, अगर इसमें मेरा न्यूक्लियस भी है, ठीक है, एक नॉर्मल सेल है इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो इसमें स्पेस ज्यादा हुआ ऑफकोर्स, तो यहाँ पे ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सकता है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन आ सकती है। यही रीजन है ताकि ज्यादा स्पेस हो हीमोग्लोबिन लोडिंग के लिए, ठीक है। एक्सक्यूज, द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, now allowing it to transport a large amount of oxygen to all the cell in the body, ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को पूरी सेल में, पूरी सेल की बॉडी में जितनी भी सेल्स है सबके पास ट्रांसपोर्ट कर पाए। सिंस दे लैक न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस नहीं है बेटा तो उसमें डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है तो वेरियस प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे जो उसकी सेल की ग्रोथ रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंस दे लैक न्यूक्लियस दे कैन नॉट रिपेयर एंड डिवाइड देमसेल्फ, यस ना खुद को रिपेयर कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है बेटा वो बहुत शॉर्ट होता है। दे सर्वाइव अप्रोक्सीमेटली अराउंड 120 days, उनका लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन के आसपास होता है। देन दे डाई इन द ह्यूमन बॉडी, ओके। सो डू यू नो एनी अदर cells who which also doesn't have any nucleus? Okay, let me give you an example. Platelets या thrombocytes जिसको हम बोलते हैं, thrombocytes. Now second example आप निकाल के लेके आना क्या होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास बहुत रूडिमेंट्री न्यूक्लियस होता है, ठीक है। Their DNA is present as a single circular molecule associated with specific proteins. देखो जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए लीनियर होता है, लैडर जैसा होता है, सीधा होता है। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होता है, और सर्कुलर डीएनए को हम एक और वर्ड से बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। उनमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो थोड़े थोड़े प्रोटीन से एसोसिएट होता है, हिस्टोन प्रोटीन से। एंड द रीजन दैट कंटेन दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या होता है, द रीजन वेयर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए प्रोकैरियोट इज प्रेजेंट, ठीक है। वो थोड़ा लूजली होता है। हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, चलो पढ़ते हैं अब राइबोसोम होते क्या हैं। Ribosomes, they are tiny structure. We present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. Cytoplasm. So ribosomes are the site of protein synthesis. Okay. राइबोसोम क्या देखते हैं, ये राइबोसोम ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियस में फोर्स है। तो यहाँ से राइबोसोम की सब बाहर निकल के आती है, तो कुछ बाहर साइटोप्लाज्म में असेंबल हो जाती है। कुछ इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं ना, इसके पास ऑर्गेनेल होते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा, टू प्रोड्यूस, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोजमा, सेंट्रल डोजमा। लगभग ऑलमोस्ट सब चीज में काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है। डीएनए क्या बनता है, आरएनए, ठीक है, और आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। अगर आपके पास डीएनए है तभी प्रोटीन बने हैं, क्या गॉट इट। नाउ endoplasmic reticulum, there's a other cell organelle which is called endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum or ER is a large organelle that spreads like a network within the cytoplasm of the cell. एक कहते हैं ना जैसे आपको पर्दे की जो सिलवटें होती है ना, ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, मैंने फोल्ड वाली, ठीक है। ये ऑर्गेनल होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, लाइक ए नेटवर्क।
The endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of the nuclear envelope. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, वो हमारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, उसका कंटिन्यूएशन होता है, उसके बिल्कुल जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लोज होती है, बिल्कुल पास से, ठीक है। The endoplasmic reticulum plays a very key role in the synthesis and transport of protein, fats and some lipid बोलते हैं, some hormones in some special cells. तो जो ER का काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस करना एंड उनका ट्रांसपोर्ट करना एंड हार्मोन्स डाल, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक में। Now, the structure of endoplasmic reticulum in the cell varies depending on its function. जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो डिपेंड करती है उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन क्या, प्रोटीन बनाना है और लिपिड बनाना है, ठीक है। So basically, roughly we have two types of endoplasmic reticulum. First is RER, rough endoplasmic reticulum. It looks rough under an electron microscope because it has ribosomes attached to the surface. तो क्या होता है, अगर आपके पास एक कपड़ा है, ठीक है, उसको आपने तय कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, उस पर अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे पहले बटन्स लगा दो, फिर तब अगर तुम हाथ फेरोगे तो रफ लगेगा, राइट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिससे हमारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। जैसे जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बीड से स्ट्रक्चर अटैच हो गई, राइबोसोम्स एंड दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and it is mainly involved in protein synthesis and protein secretion. For example, the gland cells such as the pancreatic cells. कुछ सेल्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, उनको सीक्रेट करते हैं। जैसे आपकी पेनक्रिया एक सेल ऑर्गेनल होती है जो स्टमक में होती है, जिसका काम होता है आपका डाइजेशन में, okay? आपके प्रोटीन डाइजेशन में या लिपिड्स डाइजेशन में, ओके। ना जो दूसरी जो सेल ऑर्गेनल है, जो दूसरी टाइप ऑफ ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब वो स्मूथ है, मतलब इसमें राइबोसोम्स नहीं है, राइट, इस सरफेस पे, देयरफॉर इट लुक्स स्मूथ। अब अगर जो हमने एग्जांपल लिया था, हमने कोई कपड़ा लिया था, उसको मैंने तय कर दिया था, अगर हम उस पर बटन्स नहीं लगाए हमारे, तो क्या होगा, उस पर अगर हम हाथ फेरेंगे तो वो चिकना चिकना होगा, राइट, स्मूथ होगा। सो दैट्स द सेम केस, अब इसमें राइबोसोम्स नहीं तो इसलिए स्मूथ है वो। एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस एंड द स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स, या फैटी हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं, स्टीरॉइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। Now, there's one more cell organelles that we have to look into. This is the Golgi apparatus, named after the scientist Camillo Golgi. Golgi, ठीक है? About after the scientist, हम इसके बारे में इनके बारे में पढ़ेंगे. So, if you look carefully in the diagram cell, you will notice a stack of flattened sac-like structure. बेटा sac क्या होता है? कोई भी थैला या बोरा ऐसे गोल था, हमने उसको पिचका दिया, अब ऐसा सा फ्लैट दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसे लाइक मल्टीपल लेयर्स ऑफ थैले होते हैं जो अटैच्ड होते हैं। जैसे गोल्जी अपैरेटस, वो ऐसा दिखता है, पिचके हुए थैले जैसा, राइट, या कुछ छोटे छोटे अराउंड वो है वेसिकल्स है, ठीक, दे कॉल्ड वेसिकल्स। नाउ if you notice that the stack of flattened sac-like structures take together excuse excuse me, together these stacks form the Golgi apparatus. These are like flattened sacs, together they form the Golgi apparatus. What is its function? Its functionality linked to the ear. इसका काम रेटिकुलम से अटैच्ड है, बट क्या काम है इसका समझते हैं, देखो। The cell membrane and the other cell organelles, sorry, its functionality जो जो हमारी गोल्जी बॉडीज होती हैं, उसका फंक्शन अटैच्ड है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सेल मेम्ब्रेन से, अदर जो सेल ऑर्गेनल्स से। दे एक्ट्स लाइक a पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। उनका मेन काम क्या है, दे एक्ट्स लाइक a पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस क्या करता है बेटा, चीजें या पार्सल यहाँ से वहाँ भेजता है, पर्टिकुलर एड्रेस से दूसरे पर्टिकुलर एड्रेस पे चीजें भेजता है। सेम वो, जैसे सारी डाक पोस्ट एक जगह पे आती हैं, उनको अलग अलग सॉर्ट करता है कि कौन सी किस जगह जानी, कौन सी हरियाणा जानी है, राजस्थान जानी, यूपी जानी, यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में जानी है, राइट। सेम, तो गोजी बॉडी क्या करता है, इट sorts एंड पैकेजेस द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू द वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन और लाइसोजाइम फॉर्मेशन। बेटा ये क्या करता है, देखो जो प्रोटीन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, वो क्या है पैक में, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करेंगे कि वो प्रोटीन क्या हमारी हाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी मसल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, या डाइजेशन में हेल्प करेगा। फिर उसको उन्होंने सॉर्ट किया, अलग अलग किया, फिर उसको ऐसे वेसिकल, छोटे छोटे व्हीकल, छोटे छोटे गोले गोले स्ट्रक्चर्स होती है, उनमें पैक करता है, उसको उसी जगह पे भेज देता है उस पर्टिकुलर काम के लिए, इस पर्टिकुलर जगह के लिए।
ठीक है। और इसका एक और काम होता है कि जो गोल्गी बॉडी होते हैं वो लाइसोजाइम फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। हम पढ़ेंगे लाइसोजाइम फॉर्मेशन क्या होता है, ओके, लाइसोजाइम क्या होता है। उससे पहले हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गोल्गी apparatus was first discovered in 1898। पहली बार 1898 में डिस्कवर किया था किसने, इटालियन साइंटिस्ट, जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी, गोल्गी सॉरी गोल्गी। इन द नर्व सेल ऑफ ब्राउन आउल, बार्न आउल, ओके। तो उन्होंने पहली बार गोल्गी बॉडी को किसमें देखा था, एक उल्लू होता है जो बाग में होता है, बाग में हमारे जो तबेले होते हैं, हमारे जो फार्म होते हैं वहां पे, उनकी नर्व सेल में उन्हें पहली बार इसी को नोटिस किया था। Using a special staining technique, he observed a thread-like method। तो उन्होंने स्पेशल स्टेन मतलब सेल को स्टेन करने का मेथड यूज किया था, उसमें देखा कि थ्रेड का नेटवर्क है, ऐसे 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 थ्रेड्स पे कोई नेटवर्क है। ऑफ कोर्स अगर तुम जूम करके देखो तो दिखेगा वो फ्लैट एंड सेट्स है, बट अगर उस टाइम पे उसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा हाई नहीं है माइक्रोस्कोप की, तो ऑफ कोर्स वो थ्रेड जैसा ही दिखेगा। अर्ली माइक्रोस्कोप could not resolve it clearly। पहले माइक्रोस्कोप इतने सटीक नहीं तो उसको रिजोल्व नहीं कर पाएगी क्या है। Therefore, many doubted its existence। तो मैक्सिमम लोगों ने इनका बिलीव नहीं किया कि कुछ भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें सबसे कोई दिक्कत थी तो कंटेमिनेशन हो सकता है। But when the electron microscope observation were done, it confirmed the existence of Golgi bodies। ठीक है, after decades आज सभी जो Golgi bodies है उनका नाम इनके नाम पे रखा गया है। And the structure was clearly seen and confirmed, it was named as Golgi apparatus, the Golgi bodies, in Dr. Camilo Golgi's honor of it। Now, लाइसोजाइम्स बेटा, लाइसोजाइम्स क्या होता है, लाइसोजाइम्स आर आल्सो सेल ऑर्गेनेल्स। क्या काम होता है, देखो सेल अगर काम कर रही है तो वो डाइजेशन कर रही है, खुद को बना रही है, ग्रो हो रही है, तो ऑफकोर्स वेस्ट मटेरियल तो हमेशा होगा। रेस्पिरेशन हो रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, पानी हो रहा है, यूज एंड तो चीजें होती हैं, तो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है सेल में, राइट। जैसे इंसान है, दे हैव टू गो टू वॉशरूम, राइट, राइट, दे डू, ह्यूमन बीइंग्स एक्सक्रीट, राइट। हम खाना खाते हैं, जो अब जो खाना हमारे बॉडी में नहीं पचता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारी फीसिस होती है, वी हैव टू पास इट आउट, सेम गोज फॉर द यूरिन। तो ऐसा ही किसी का सेल होती है बेटा, उनमें भी वेस्ट मटेरियल बनता है। सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, एंड व्हेन कई बार डैमेज हो जाती हैं तो कुछ सेल की डिब्री होती है, कोई ऑर्गेनल टूट गई, फट गई, उसको भी भाई सेल में दिक्कत होती है, राइट। सो कई बार कुछ होती है ऑर्गेनाइज जो पुरानी हो गई, तो हमें इन सब चीज़ों का कौन ख्याल रखता है कि ताकि सेल आराम से स्मूथली काम कर पाए। जो वेस्ट मटेरियल है, जो वर्न आउट सेल्स जो पुरानी हो गई या डैमेज सेल्स हैं, उनको तो खत्म कर दो, सेल मटेरियल्स को बाहर निकालता रहे, उनकी देखभाल रखता रहे। तो वो कौन करता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग दीज हार्मफुल वेस्ट इनसाइड द सेल। कैसे करता है, लाइसोजाइम एक सिंगल मेम्ब्रेन सैक है। लाइसोजाइम कुछ नहीं होता बेटा, एक थैला जैसे स्ट्रक्चर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, which is filled with enzymes, chemicals, proteins, okay, which can break down unwanted proteins, carbohydrates, fats, and even damage part of the cell। देखो क्या होता है, ये जो थैला होता है ना बेटा, इसमें केमिकल्स भरे होते हैं, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स हैं, बाकी केमिकल्स हैं, ठीक है, एसिड्स है। उनका काम क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बना, जो वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट, अगर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, टूटी हुई सेल्स हैं, उन सबको डाइजेस्ट कर देना, उन सबको नष्ट कर देना, ठीक है, ताकि इट कैन हेल्प टू कीप द सेल क्लीन एंड हेल्थी। Now, the products that are formed by breakdown are released into the cytoplasm where they can be reused in the other cellular processes। क्या मतलब है, मान लो कि हमारे पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन में बन गया, प्रोटीन मिसफोल्ड हो गया, प्रोटीन खराब प्रोटीन बन गया भाई, लाइसोजाइम आएगा, इसको तोड़ देगा छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में, ठीक है, अमीनो एसिड्स, फिर सेल इनको वापस अमीनो एसिड्स को यूज करेगी, वापस से अच्छा प्रोटीन बना लेगी। सी, दिस इज हाउ इट वर्क। और लाइसोजाइम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, सुसाइडल बैग। मतलब क्या होता है, कई बार सेल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, लाइसोजाइम में कोई दिक्कत होती है तो लाइसोजाइम फट जाता है, और लाइसोजाइम भरा है भाई केमिकल से, तो केमिकल सेल के अंदर रिलीज होंगे, तो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सेल को खुद को मार सकते हैं, तभी हम उसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। Now, the threats of curiosity। Human sperm cells contain lysosomal enzymes. When a sperm meets an egg, these enzymes help break down the outer layer of the egg, allowing the fertilization to take place। You learn about the human sperm cell later in 11th class। ओके, सो ये क्या कहना चाहता है कि देखो, जब इंसान जनन करते हैं, बच्चे करते हैं, राइट, तो उस टाइम पे दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे मदर एंड फादर। तो फादर से आता है स्पर्म, मदर से आता है एग, ओके। और स्पर्म होता है बेटा, उसमें होता है लाइसोजाइम एंजाइम।
तो स्पर्म जब मदर के एग के पास जाता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करता है ताकि वो एग से मिल पाए। जब स्पर्म प्लस एग मिलता है बेटा, तब जाइकोट बनता है। ठीक है, जाइकोट। और जाइकोट बड़ा होके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर बड़ा होके आप बनते हो, इंसान बनता है। ठीक है। एंड ये प्रोसेस कैसे होता है एंड एवरीथिंग हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट, इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड यू शुड स्टडी अबाउट इट इफ यू आर गोइंग टू परस्यू द बायोलॉजी। ओके, नाउ दिस वाज द पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चीजें समझ आई हो, आई होप पेज सही है, अभी चीजें समझ आ रही हो। यहाँ से हम पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।